हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग ने अपने दोनों सन शूटिंग तलिस्मैन का यूज करते हुए ज़ेंग के ऊपर अटैक करके उसे मार दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां ज़ेंग के मरने के बाद गोडेस ने भी दोबारा वहां पे अपीयर होते हुए अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके ज़ेंग की सोल पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते ज़ेंग की सारी सोल पावर गोडेस की स्पिरिट में आ गई थी। और गोडेस की स्पिरिट तो पहले ही ऐसे किसी मौके की तलाश में थी ताकि वो किसी की स्पिरिट को सक करके दोबारा अपनी बॉडी को रीजनरेट कर पाए। और यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही होता है। ज़ेंग की सोल पावर को सक करने की वजह से गोडेस को उसकी बॉडी वापस मिल गई थी और गोडेस देखने में वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद वो हवा में ही चलते हुए धीरे धीरे नीचे फेंग की तरफ आने लगी थी और गोडेस को इस तरह से नीचे आते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई परी हेवन से उतर रही है। और ये सब देखते हुए फेंग भी उस गोडेस की खूबसूरती में खो गया था। तभी गोडेस नीचे आकर फेंग का फेस पकड़ते हुए उससे कहती है, तुम तो दिखने में वाकई बहुत ज्यादा हैंडसम हो। और ये कहकर वो फेंग को अपनी चार्मिंग टेक्निक में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन फेंग अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर की वजह से किसी तरह गोडेस की चार्मिंग टेक्निक से बच गया था। और उसके बाद फेंग हड़बड़ाकर गोडेस से दूर हटते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है उसकी हेल्प करने के लिए। और ये कहकर फेंग गोडेस को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, सीनियर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने ऐसी कमाल की टेक्निक्स कहाँ से सीखी? और आपकी ये रीजनरेटिंग बॉडी वाली टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। आप मुझे अपना पता बता दें, मैं वहाँ आकर आपका शुक्रिया अदा करूंगा और उसी के साथ साथ मैं वहाँ आपके मास्टर से भी मिल लूंगा। जिसपे वो गोडेस फेंग के पास आते हुए उससे कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो। तुम बातों ही बातों में मुझसे मेरे ओरिजिन के बारे में पूछ रहे हो, और अगर तुम शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो मेरा करो, क्योंकि तुम्हारी हेल्प मैंने की है, ना कि मेरे मास्टर ने। गोडेस की ये बात सुनकर फेंग को लगता है कि शायद गोडेस उससे गुस्सा हो गई है और अब वो किसी भी वक्त उस पर अटैक कर सकती है। इसलिए फेंग ने भी अपने एक हाथ को पीछे ले जाते हुए अपनी मोटर तलिस्मैन को बाहर निकाल लिया था। लेकिन तभी गोडेस फेंग से कहती है कि अगर तुम मुझे थैंक यू कहना चाहते हो तो सिर्फ थैंक यू ही कहो, उसके अलावा तुम्हें और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर गोडेस उसी लोटस वाले ट्रायर्स की तरफ बढ़ गई थी, जिसमें काफी रेयर और पावरफुल ट्रायर्स रखे हुए थे। लेकिन वहां जाने के बावजूद भी गोडेस ने कुछ किए बगैर ही फेंग के मोटर तलिस्मैन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर फेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। और वो हैरान होते हुए गोडेस से पूछता है कि आपने अपनी किसी भी पावर का यूज किए बगैर ही मेरे इन इमोर्टल तलिस्मैन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया? लेकिन गोडेस उसे कोई भी जवाब नहीं देती। वो तो उन ट्रायल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और तभी गोडेस को वहाँ पे कीइनशू नाम की पिल्स मिलती हैं, जो कि किसी भी पर्सन की कल्टीवेशन को रिकवर करने में बहुत ज्यादा मदद करती थी। और उन पिल्स को देखकर गोडेस का मूड पूरी तरह से ठीक हो गया था। वहीं फेंग जब वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे अपने सामने एक शील्ड महसूस होती है, जो देखकर फेंग समझ गया था गोडेस को अपनी इनहेरिटेंस की वजह से ही मिले हैं और इन्हें यहाँ पे गोडेस के अलावा कोई और हासिल नहीं कर सकता। और ये सब सोचकर फेंग बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया था। वो सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है, इस लड़की की पावर्स मुझे कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रही, और इसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि जैसे ये डांस स्टेज से भी ऊपर चली गई है। और डांस स्टेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के बाद अल्केमी स्टेज आता है और उसके बाद डांस स्टेज आता है। और फेंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी मीरू बाहर आते हुए फेंग से पूछती है, स्पिरिट सन, अब तुम क्या करोगे? ज़ेंग की तुम्हारा क्या है? तो अब तुम उस यिन वुड यानी हेवनली वुड को कैसे हासिल करोगे? जिसपे फेंग कहता है कि अब मुझे स्नो फोक्स क्लैन में घुसने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और गोडेस जो अभी भी उन पिल्स के मिलने की खुशी मना रही थी कि तभी उसकी नजर फेंग के ऊपर पड़ती है, जहां वो फेंग को एक स्पिरिचुअल लाइट से बात करते हुए देखती है। यहाँ पे उसे मीरू पूरी तरह से नहीं दिख रही थी। और ये देखकर गोडेस के हाथ से वो पिल्स वाली बोतल भी गिर गई थी, क्योंकि वो फेंग को इस तरह से एक स्पिरिचुअल लाइट के साथ बात करते हुए बहुत ही ज्यादा डर गई थी। ये देखकर फेंग उससे पूछता है, क्या हुआ? जिसपे वो डरते हुए फेंग से पूछती है कि तुम अभी अभी किससे बात कर रहे थे? तो आप सभी लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि एक डांस स्टेज की कल्टीवेटर इतनी आसानी से कैसे डर गई। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, भले ही गोडेस डांस स्टेज में पहुंच चुकी थी, लेकिन लिंगजी वैली के अंदर काफी सालों तक रहने की वजह से उसका बिहेवियर बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो गया था। और गोडेस अपनी बात जारी रखते हुए फेंग से कहते हैं कि तुम अभी अभी जिससे भी बात कर रहे थे, मुझे वो देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। गोडेस की ये बात सुनकर तो फेंग को एक और झटका लगता है, क्योंकि मीरू को फेंग के अलावा कोई भी नहीं देख सकता था। और यही बात फेंग को परेशान कर रही थी कि आखिर इस गोडेस को मीरू की एग्जिस्टेंस के बारे में कैसे पता चला। इस लड़की के सेंसेस बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, मुझे अब इससे और भी ज्यादा होशियार रहना होगा। और ये कहकर फेंग ने मीरू को वापस अपनी जेड लॉकेट के अंदर भेज दिया था। और उसके बाद फेंग एक चुटकी बजाते हुए अपने 5 एलिमेंट्री बीस्ट को बाहर बुलाता है। और उस स्पिरिट बीस्ट को देखकर गोडेस बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और उसका सारा डर भी खत्म हो गया था। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए उस स्पिरिट बीस्ट के साथ खेलने लगी थी। और फेंग जानबूझकर अपने स्पिरिट बीस्ट के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, अभी अभी तुम्हारी वजह से गोडेस डर गई थी, इसलिए अब तुम गोडेस से अपनी की हुई गलती के लिए माफी मांगो और उन्हें एक राइड पे ले चलो। फेंग की ये बात सुनकर उस स्पिरिट बीस्ट ने पीछे हटते हुए अपने साइज को बड़ा कर लिया था, जो देखकर गोडेस भी खुश होते हुए उसके ऊपर जाकर बैठ गई थी। और गोडेस उस स्पिरिट बीस्ट के ऊपर बैठते हुए उससे कहती है, ओके ओके, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और वो गोडेस फेंग से कहती है, तुम बार बार मुझे यंग लेडी क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम जूनर है, तो तुम मुझे जूनर कहकर ही बुलाओ। जिसपे फेंग उससे कहता है, ओके ठीक है, मैं आज से तुम्हें जूनर बुलाऊंगा और तुम उसके बदले में मुझे ब्रदर बुलाना। और मुझे ब्रदर बुलाने में तुम्हारे दो फायदे हैं, एक तो तुम मुझसे बहुत ज्यादा यंग लगोगी और सभी लोग यही समझेंगे
सोचेंगे कि तुम बहुत ज्यादा छोटी हो, और दूसरा अगर तुम मुझे ब्रदर बुलाओगी तो मैं हमेशा तुम्हारी हर मुसीबत से हिफाजत भी करूंगा। फैंकी ये बात सुनकर जूनर को सोचते हुए उससे कहती है, तुम कह तो ठीक रहे हो, तो आज से मैं तुम्हें अपना ब्रदर बुलाऊंगी। और ये कहकर उसने एल्डर ब्रदर चिल्लाते हुए फैंक को जाकर हक कर लिया था, जो देखकर फैंक भी अपने मन में कहता है, इसकी हरकतें तो बिल्कुल एक बच्ची की तरह है। अगले सीन में हम उन दोनों को स्पिरिट बीस्ट के ऊपर बैठकर जंगल में घूमते हुए देखते हैं, और यहाँ पे वो स्पिरिट बीस्ट अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट होते हुए बहुत ही तेजी से मूव कर रहा था, जो देखकर गॉडेस बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और वो फैंक से कहती है, एल्डर ब्रदर क्या तुम अपना ये स्पिरिट बीस्ट मुझे दे सकते हो? अगर तुमने अपना मुझे ये स्पिरिट बीस्ट दे दिया तो उसके बदले में मैं तुम्हें ये गॉड लेवल की इमॉर्टल एलेक्सर दूंगी, जिसे एंशिएंट टाइम में एक एंशिएंट मास्टर ने अपनी गॉड लेवल टेक्निक का यूज करते हुए रिफाइन किया था। जिस पे फैंक उससे कहता है, ये पिल तुम अपने पास क्यों नहीं रख रही? जिस पे जूनर बुरा समूह बनाते हुए कहती है, क्योंकि मुझे इस जैसी एंशिएंट एलेक्सर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पहले ही इस तरह की 3000 पिल्स मौजूद हैं। जिस पे फैंक उसे अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है कि अगर जूनर को इन एलेक्सर्स की कोई जरूरत नहीं है तो तुम इन्हें मेरी तरफ क्यों नहीं फेंक देती, उसके बाद मैं उनको यहाँ पे फेंकने में तुम्हारी मदद करूंगा। इस पे जूनर उससे कहती है, एल्डर ब्रदर मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, भले तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, लेकिन अगर तुमने मेरा गलत फायदा उठाने की सोची भी तो मैं तुम्हें यहीं से नीचे फेंक दूंगी। और ये कहकर उसने फैंक को एक हल्का सा धक्का भी दे दिया था, जिससे फैंक ने खुद को गिरने से बहुत ही मुश्किल से बचाया था। लेकिन उसके बाद जूनर ने वो पिल्स की बोतल फैंक की तरफ फेंक दी थी, और उसी के साथ वो स्पिरिट बीस्ट को वहीं पे रोककर अपने स्पेशल पावर का यूज करके फैंक को अपने पास बुलाते हुए उससे कहती है, एल्डर ब्रदर भले ही तुमने मुझे अपना स्पिरिट बीस्ट नहीं दिया, पर कसम खाओ कि जब भी मेरा दिल किया तुम मुझे अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ खेलने की इजाजत दोगे, और तुम तो वैसे भी मुझे मना नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो तुम्हारी एक छोटी सिस्टर हूँ। और ये कहकर वो खुद की तारीफ करते हुए कहती है, देखा मैं कितनी ज्यादा होशियार हूँ। जूनर की ये बात सुनकर फैंक अपने मन में कहता है, अभी मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं इसके साथ प्रॉमिस कर दूं और मैं यहाँ से निकलकर स्नो फॉक्स लीग में जाने का कोई और रास्ता ढूंढूं। और फैंक अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी जूनर एक चुटकी बजाती है, और जूनर की चुटकी बजाते ही फैंक के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे लगातार बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी फैंक के ऊपर गिरने लगी थी। जो देखकर फैंक घबराते हुए जूनर से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो? जिस पे जूनर उससे कहती है, अब जब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तो मैं भी उसके बदले में तुम्हें एक बड़ा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। और जूनर की उस स्पिरिचुअल पावर की वजह से फैंक देखते ही देखते नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया था, लेकिन वो स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं फैंक की बॉडी भी लगातार उस स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम किए जा रही थी, जिसकी वजह से अब फैंक की मेरिडियंस भी अपने पीक पे पहुंच गई थी। और उसी के साथ फैंक ने एक बार फिर से नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो देखकर जूनर फैंक के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वहीं इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक ही बार में कंज्यूम करने की वजह से फैंक भी समझ गया था कि उसकी मेरिडियंस अपने पीक पे पहुंच गई है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी मेरिडियंस और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी मेरिडियंस पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगी। और तभी वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगता है, और वहाँ पे काले बादल आ गए थे, और फैंक को इस तरह से मुसीबत में देखकर उसकी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स भी बाहर आ गई थी, जिन्होंने उन 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने की वजह से अब हेवनली ड्रैगन्स का रूप ले लिया था। और उन हेवनली ड्रैगन्स को देखकर फैंक का वो स्पिरिट बीस्ट भी डर के मारे पीछे हटने लगा था। वहीं जूनर को भी ये सब देखकर अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वहीं फैंक के वो हेवनली ड्रैगन्स जूनर की स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने लगे थे, जो देखकर जूनर डरते हुए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। ये देखकर फैंक उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो भी फैंक की बात कहाँ मानने वाली थी, और जूनर के इस अटैक की वजह से फैंक के सभी हेवनली ड्रैगन्स वहाँ पे अपीयर हो गए थे, जो देखकर तो वो जूनर भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। और वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ऐसा कुछ तो मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। और ये कहकर उसने दोबारा अपनी स्पिरिचुअल पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से अब फैंक का गॉड चक्र भी ओपन हो गया था, और अब वो भी उन हेवनली ड्रैगन्स के साथ साथ जूनर की स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने लगा था। और फैंक के गॉड चक्र ने जूनर की स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए खुद को अपग्रेड कर लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, फैंक का वो गॉड चक्र लगातार अब जूनर की पावर को ऑब्जर्व किए जा रहा था, जिसकी वजह से अब जूनर चाह कर भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को नहीं रोक पा रही थी। और अब फैंक के हेवनली ड्रैगन्स और गॉड चक्र ने मिलकर जूनर की सोल पावर को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब जूनर की सोल भी धीरे धीरे फैंक के गॉड चक्र की तरफ बढ़ने लगी थी, जो देखकर फैंक भी हैरान होते हुए कहता है, मेरी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स की ड्रैगन बॉडी अभी भी इसकी स्पिरिचुअल पावर से सेटिस्फाइड नहीं हो रही, जिसकी वजह से अब इन्होंने उसकी सोल को भी शक करना शुरू कर दिया है। अब मैं क्या करूं, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और ये कहकर फैंक मीरो को बाहर बुलाते हुए कहता है, मीरो क्या तुम्हारे पास उसको बचाने का कोई रास्ता है? जिस पे मीरो फैंक से कहती है, स्पिरिट सन हमें किसी तरह तुम्हारी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स को जूनर की स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने से रोकना होगा, और इसके लिए हम दोनों को अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके जूनर की स्पिरिचुअल पावर को रिवर्स करना होगा, और उसी के साथ साथ जूनर को हमें यहाँ से दूर भेजना होगा, क्योंकि हेवनली रूट्स की ड्रैगन बॉडी अब 100 माइल्स तक के एरिया की सारी प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। और ये कहकर फैंक और मीरो ने अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उन हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स की ड्रैगन बॉडी को अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने साथ जोड़ लिया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे गॉड लेवल की फॉर्मेशन बनने लगी थी, जिसकी वजह से फैंक का गॉड चक्र एक बार फिर से अपग्रेड हो गया था। और उसी के साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसको देखते हुए फैंक कहता है नहीं। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर
चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।